गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में सैम्पलिंग मेथड की बात करेंगे। इसको बोलते हैं निदर्शन पद्धति, सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है कि जब हम स्टडी करने जाते हैं तो किसी गांव का स्टडी करेंगे या किसी भी वस्तु का स्टडी करेंगे तो उस सभी का स्टडी तो नहीं कर पाएंगे। अगर हमको जानना है कि भारत के लोग कैसे रहते हैं तो सारे भारत के लोग से तो नहीं मिल पाएंगे, तो हम कुछ प्रतिनिधि को चुनते हैं, कुछ सैंपल को चुनते हैं। जो पूरी इकाइयों में अध्ययन के लिए कुछ सैंपल को चुना जाता है, इसको सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। और ये बहुत प्राचीन है। आप ये देखिए, बहुत सिंपल और बहुत साधारण है। जब आप चावल खरीदने जाते हैं बाजार में तो चावल की जो बोरी होती है, पूरे चावल को निकाल के तो नहीं देखते हैं, बल्कि आप हाथ में कुछ चावल को लेकर के देखते हैं और आप ये अनुमान लगा लेते हैं कि पूरे बोरी में चावल ऐसा ही है। इट इज कॉल्ड सैंपल। तो जब मान लो हम 10 लाख लोगों के व्यक्तियों को जानना चाह रहे हैं, एक शहर में 10 लाख की आबादी है, तो 10 लाख का स्टडी तो नहीं कर पाएंगे ना। 200-400 का स्टडी करेंगे, लोगों को लेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको सैंपल के रूप में लेंगे। इट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। देखिए, किसी भी एरिया को स्टडी करने के लिए 2 विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। या तो पूरे के पूरे समूह के सभी सदस्यों से संपर्क करे और तथ्यों का संकलन करे, या कुछ का। तो उसमें 2 विधि है। संगणना विधि, सेंसस मेथड, जिसमें हम पूरे यूनिवर्स का, संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है, और सबसे संपर्क स्थापित करते हैं। लेकिन ये कितना टफ है आप सोच सकते हैं। और दूसरी विधि है निदर्शन विधि, सैम्पलिंग मेथड। इसमें हम पूरे यूनिवर्स यानी सभी का स्टडी नहीं करते। अगर हमें जानना है कि सपोज देहरादून के लोग कैसे हैं, देहरादून के लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, तो क्या हर एक व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, बल्कि कुछ लोगों को सैंपल के रूप में लेंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी। उसी तरह कोई अमेरिका, आपको जानना है कि अमेरिका के लोग कैसे रहते हैं, क्या उनका संस्कार है, कैसे खाते पीते हैं, तो क्या पूरे अमेरिका के लोगों से मिलेंगे और क्या ये पॉसिबल है? आपके पास इतना टाइम है, इतना समय है, इतना धन है, आप एक मिनट भी अमेरिका के एक व्यक्ति पे खर्च करेंगे तो आपकी जिंदगी 100 जिंदगी चाहिए उसके स्टडी के लिए, नहीं हो पाएगा। इसलिए सैम्पलिंग मेथड आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है स्टडी के लिए। सैम्पलिंग समझ में आ गई होगी। उसी तरह कोई भी व्यक्ति अगर ये जानना चाह रहा है भारतीय समाज में, भारतीय समाज के क्या रीति रिवाज हैं, क्या खान पान है, क्या तौर तरीका है, तो हर एक व्यक्ति से नहीं मिल पाएगा। भारत में 1.5 अरब लोगों से आप मिल पाएंगे। अगर 1.5 अरब लोगों से एक मिनट भी मिल पाएंगे जीवन में, तो आप समझिए कितनी बार आपको पैदा होना पड़ेगा, कितना समय चाहिए, कितना धन चाहिए, कितना मेहनत चाहिए। क्या मिल पाएंगे? लोग आपसे मिलेंगे? ये भी तो मसला है। मसला सिर्फ ये नहीं है कि आप मिलना चाह रहे हैं, क्या लोग आपसे मिलेंगे? तो दोनों मेथड है। तो पहला मेथड है सेंसस मेथड, जिसमें सभी इकाइयों का अध्ययन होता है और इसका विशाल क्षेत्र है, बहुत खर्चीली है, आर्थिक समय की आवश्यकता, बहुत समय मांगता है, व्यापक मेहनत और श्रम संगठन ये कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। और सैम्पलिंग मेथड दूसरा मेथड है। इस मेथड में क्या गुडन हैट कहते हैं कि एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, कि एक विस्तृत समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है। गुडन हैट ने अपनी पुस्तक मेथड इन सोशल रिसर्च में ये कहा है, ए सैंपल एज द नेम अप्लाइज इज ए स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लार्ज होल। और बोगार्डस कहते हैं निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह से निश्चित प्रतिशत का चयन है। Sampling is the selection of certain percentage of a group of item according to a predetermined plan। तो ये था बोगार्डस की अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में उन्होंने कहा है। सैम्पसन और कालका है स्टैटिस्टिक्स में लिखते हैं, ए सैंपल इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच वी सेलेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी एक निदर्शन समग्र का वो अंश है जिसका चयन हम अनुसंधान के उद्देश्य के लिए करते हैं।
तो ये निदर्शन आप समझ गए हैं। जिस तरह से चावल खरीदने आप मार्केट में जाते हैं तो पूरी बोरी उझल के नहीं देखते, बल्कि एक मुट्ठी चावल आप ले करके समझ सकते हैं। तो निदर्शन के आधार क्या है? बेसिस ऑफ सैंपलिंग। होमोजेनिटी ऑफ यूनिवर्स, समग्र की सजातीयता। आपको ऐसा माना, आप ऐसा सोचते हैं कि जो हमने लिया है वैसे ही सब लोग हैं, वैसे ही पूरा यूनिवर्स है। और दूसरा पॉइंट है प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन। आप ऐसा मान के चलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन में वैसा ही होगा। आप एमएलए एमपी चुनते हैं, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव तो है, वो ही इंडियन है, आप ये मान के चलते हैं कि वो आपके लिए काम करेंगे। और तीसरा पॉइंट है उचित परिशुद्धता, एडिक्वेट एक्यूरेसी। कोई भी निदर्शन जो है 100% सही नहीं होता, क्योंकि हर आदमी में वेरिएशन है। सोशल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। उसी तरह से जब आप नेता चुनते हैं, आपको लगता है कि वो काम करेगा, लेकिन काम करता नहीं है। तो कई बार, लेकिन कुछ नेता काम भी करते हैं। एक अच्छे निदर्शन के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए, विशेषता क्या है? एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। एक अच्छा बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कैसा होना चाहिए, उसका भी देख लेते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, मैं पॉइंट वाइज आपको बता देता हूँ। समग्र का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्स, ऐसा हो कि वो सबको रिप्रेजेंट करे। ऐसा हमने जो चुना, हमको स्टडी करना है किसी एक टॉपिक पे, सपोज सोसाइटी पे, तो हमने ऐसे लोगों को चुना जो मानते हैं कि सोसाइटी पे वो और लोगों के विचार ही रख पाएंगे। दूसरा पॉइंट है पर्याप्त आकार, एडिक्वेट साइज। ऐसा साइज लीजिए कि वो संपूर्ण यानी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर सके। अब ऐसा नहीं कि पूरे भारत को जानने के लिए 2 आदमी से पूछ लिया और आप स्टडी कर लिया, ऐसे नहीं है। एक आपको मतलब सम्मानजनक सैंपल तो लेना पड़ेगा, सम्मानजनक प्रतिनिधि तो लेना पड़ेगा। आप किसी गांव का स्टडी करना जा रहे हैं, सपोज उस गांव में 5000 लोग रह रहे हैं, तो 100 लोगों का तो स्टडी आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी एक आदमी से पूछ करके आपने बता दिया कि ये गांव के लोग ऐसे हैं, नहीं चलेगा काम। निष्पक्षता, फ्री फ्रॉम बायसनेस नहीं होनी चाहिए ना, आप न्यूट्रल होकर के काम करेंगे। साधनों के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेस, टेक्निक्स। आप जो भी सैंपल ले रहे हैं टेक्निक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उद्देश्य के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू एम्स। आपका एम क्या है उसके अकॉर्डिंग आप लेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ले लिया सैंपल में, जी नहीं। और स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। समग्र की सभी इकाइयां आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए। निदर्शन में से किसी इकाई का सम्मिलित होना किसी अन्य इकाई के सम्मिलित होने पर निर्भर न हो, सब स्वतंत्र हो, फ्री हो। व्यवहारिक अनुभव पर आधारित, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सामान्य ज्ञान एवं तर्क पर आधारित, बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज एंड लॉजिक। ऐसा निदर्शन लें जो लॉजिकल हो और साइंटिफिक हो। और निदर्शन का प्रक्रिया क्या है, चुनाव प्रणाली क्या है, प्रोसीजर ऑफ सैंपलिंग सिलेक्शन। निदर्शन किस आधार पर लिया जाता है, तो समग्र का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिवर्स है। पहले तो आप जानें कि आप किस में से सिलेक्ट करना है। निदर्शन की इकाई का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपलिंग यूनिट। आपको ये पता करना होगा कि किस एरिया को लेना है, किन किन जिले को लेना है, किस किस गांव को लेना है। स्रोत सूची, सोर्स लिस्ट। निदर्शन का आकार निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपलिंग साइज। आपको सैंपल साइज पहले से सोच के रखना होगा कि आप जो स्टडी करने जा रहे हैं किसी गांव का या किसी शहर का, तो कितने लोग लेंगे, 500 लेंगे, 200 लेंगे, 5000 लेंगे, ये आप साइज पर भी डिपेंड कर रहा है। निदर्शन पद्धति का चुनाव, किस पद्धति के आधार पर निदर्शन आप चुनेंगे। मेथड है ना, कई मेथड है। जैसे मान लिया कि आप लॉटरी मेथड से ले रहे हैं, या स्ट्रेटिफाइड है, स्तरीकृत है, अनस्ट्रेटिफाइड है, ऐच्छिक है, अपने मन से किसी को ले लिया, वैसे नहीं चलेगा। साइंटिफिकली आपको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। निदर्शन का क्या महत्व है ये आप समझिए।
इसको आप पहले भी जान चुके हैं। निदर्शन का महत्व है समय की बचत, समय बचता है, मेहनत की बचत, सेविंग ऑफ लेबर्स, सेविंग ऑफ टाइम, सेविंग ऑफ मनी, पैसे की बचत। जब आप मान लीजिए कि किसी गांव का स्टडी करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को सैंपल के रूप में ले रहे हैं, तो इससे आपका समय, धन और क्या कह रहे कि श्रम भी बचता है। गहन अध्ययन, इंटेंसिव स्टडी होता है इससे। उसके बाद एक्सटेंसिव स्टडी, उसके बाद तथ्यों की पुनर्परीक्षा, रीचेकेबल ऑफ डेटा, इसमें परीक्षा की जा सकती है। उसके बाद निदर्शन की अनिवार्यता, एसेंशियल यूज ऑफ सैम्पलिंग, ये अनुसंधान में अनिवार्य है। उसके बाद परिणामों की परिशुद्धता, एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट, इसमें रिजल्ट एक्यूरेसी होती है क्योंकि जिस सैंपल को आप ले रहे हैं वो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो रिजल्ट भी सही आता है। निदर्शन प्रणाली के दोष क्या हैं, आखिर इनकी डिफिकल्टीज क्या है और इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है। नेगेटिव ये है कि इसमें पक्षपात होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस। पक्षपात किससे हो सकती है? पक्षपात जिस सैंपल से हो जाती है, और इसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, नीड ऑफ स्पेशल नॉलेज, स्किल। जो व्यक्ति सैंपलिंग निकाल रहा है उसको अगर सही टेक्निक का उपयोग नहीं है तो गलत लोगों का गलत सैंपल सिलेक्ट कर लेंगे और वो गलत तरीके से स्टडी हो जाएगी। तो सही विशेष ज्ञान और स्किल होने की ज़रूरत है। प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चुनाव में कठिनाई आती है, डिफिकल्ट इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। निदर्शन पर कायम रहने की कठिनाई, डिफिकल्ट इन स्टिकिंग और टू सैंपल, और निदर्शन की असंभावना, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं, निदर्शन के कुछ दोष हैं कि कई बार जो आप सैंपल ले रहे हैं उस सैंपल में आपको उसके अकॉर्डिंग जो आप स्टडी करना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा है, या वो सही से वो बात नहीं बता पा रहे हैं। तो इस प्रकार आपको बहुत दिक्कत आने वाली है निदर्शन से संबंधित। और निदर्शन में क्या है कि एक तो प्रकार है, तो निदर्शन का एक प्रकार है रैंडम सैम्पलिंग, दैव निदर्शन। दैव निदर्शन के बारे में गुडेनहाइट कहते हैं, समग्र की इकाइयों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है कि चयन प्रक्रिया उस समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान संभावना प्रदान करती है। मतलब इसका ये हुआ कि चुनने की एक ऐसी विधि है दैव निदर्शन जिसमें सबके चुने जाने की संभावना है। अपने मन से कुछ नहीं किया जाता बल्कि सबके चुनने की संभावना है। इस विधि की क्या क्या, इस विधि में कौन कौन आता है? लॉटरी मेथड, इसमें आता है कार्ड और टिकट मेथड। लॉटरी निकालते हैं, अपने मन से नहीं, किसी को रख लेते हैं। कार्ड मेथड भी होता है, कार्ड के नंबर के अकॉर्डिंग सबका नंबर लगा देते हैं और उससे सिलेक्ट कर लेते हैं, टिकट मेथड कहते हैं इसको। एक होता है टिपेट मेथड। प्रोफेसर टिपेट ने 4 अंकों वाली 10,400 संख्याओं की एक सूची बनाई और इन संख्याओं को बिना किसी क्रम के कई पृष्ठों पर लिख दिया। ठीक है, इन संख्याओं में से माना कि हमें 500 छात्रों में से 30 छात्रों का एक निदर्शन निकालना है, तो पहले हम सभी 500 छात्रों के नाम की क्रमवार नाम लिख देंगे। उस संख्या के आधार पर उसमें से जो चाहेंगे सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये टिपेट मेथड है। एक है ग्रिड सिस्टम, एक है रेगुलर मेकिंग मेथड, नियमित अंकन प्रणाली, एक है इरेगुलर मार्किंग मेथड, रेगुलर मार्किंग मेथड। तो इस प्रकार से कई प्रकार हैं। थैंक यू वेरी मच।